हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी की वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 13 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सभी फैक्ट्स को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डाक विभाग के द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत करी गई है। तो कौन सी योजना की शुरुआत करी गई है? 5 स्टार विलेज योजना। अब ये 5 स्टार विलेज योजना क्या है? तो इसके अंतर्गत भारतीय डाक विभाग जो भी प्रमुख डाक योजनाएं होती हैं उन प्रमुख डाक योजनाओं को भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना, ये इसका मेन एम रहने वाला है। साथ ही साथ डाक विभाग की पहुंच को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाना भी इसका मेन एम रहेगा। बात करें इस योजना की तो इसकी शुरुआत होगी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसकी शुरुआत करी जा रही है, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के 50 गांवों को 2020 से 2021 यानी कि एक साल के दौरान इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा अगर भारतीय डाक विभाग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से कई क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भारत की जो भारतीय डाक व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1854 से। किसके द्वारा करी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करी गई थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो तार व्यवस्था हुई थी शुरुआत उसकी कब हुई थी और कहाँ से कहाँ तक पहला तार भेजा गया था। तो भारत में जो तार व्यवस्था थी उसकी शुरुआत हुई थी 1850 से, लेकिन शुरुआत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही करी गई थी। 1854 से इसको आम भारतीयों के लिए भी कर दिया गया था। बात करें तार व्यवस्था की तो पहला तार जो भेजा गया था कलकत्ता से डायमंड हार्बर, ये दोनों ही क्या है वेस्ट बंगाल की 2 सिटीज़ हैं। तो ये इस दौरान कलकत्ता से लेकर के डायमंड हार्बर तक पहला तार भेजा गया था। तो ये बात अभी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय डाक विभाग के हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इंडिया में। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कौन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? तो वह है रविशंकर प्रसाद। तो उसके अंतर्गत भारतीय डाक आती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी करी गई ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को इसमें दिया गया है 105वां स्थान। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स इसको भी बोला जाता है हिंदी में, इसमें भारत को 105वां स्थान मिला है। तो कुल 162 देशों में ये इंडेक्स जारी हुआ था, जिसमें भारत को 105वां स्थान मिला है। बात करें इसमें सबसे पहले स्थान की तो सबसे पहला स्थान इसमें मिला है हांगकांग को। तो दूसरे स्थान पर इसमें है सिंगापुर। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल भारत का जो स्थान था इसमें 79वां यानी कि 79वीं पोजीशन थी। इस साल इसमें 26 स्थान नीचे आ गया है। ये सूचकांक कैसे जारी होता है? तो इसको जारी करने के पीछे जो तरीका होता है उसमें देश की जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है, यानी कि किसी भी देश के अपने स्वयं से आर्थिक लेने की कितनी स्वतंत्रता है उस देश को, ये इसके अंतर्गत नापा जाता है। तो इसमें भारत को 105वां स्थान मिला है। बात करें फ्रेजर इंस्टीट्यूट की तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। किसने करी थी? तो माइकल वॉल्कर ने इसकी स्थापना करी थी। अभी जो इसके प्रेसिडेंट हैं वह है नील्स वेल्डुइस। जुल्फघर 99 युद्धाभ्यास, तो हाल ही में यह अभ्यास काफ़ी चर्चा में रहा था। तो किस देश के द्वारा यह युद्धाभ्यास किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा। तो ईरान ने, जैसे कि आप सब जानते हैं, ईरान और यूएस के मध्य काफ़ी समय से तनाव चल रहा है। तो इसी को देखते हुए ईरान ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए यह अभ्यास किया था। काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सरसाइज करी गई थी ईरान के द्वारा। 3 दिवसीय सैन्य ड्रिल थी, जिसमें कि ईरान की तीनों सेनाएं जो कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, इन तीनों ने इसमें भाग लिया था। काफ़ी बड़े मात्रा पर एक्सरसाइज करी गई थी। साथ ही साथ ईरान ने अपने द्वारा डेवलप किए गए नए हथियारों को भी इसमें दुनिया के सामने रखा था। और ये जो अभ्यास किया गया था ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ओमान सागर, मकरान तट और उत्तरी हिंद महासागर के तकरीबन 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के एरिया, इतने बड़े एरिया में एक्सरसाइज करी गई थी। साथ ही साथ अगर बात करें ईरान के द्वारा इस एक्सरसाइज की रखी गई थीम की, तो यह इसकी थीम रखी गई थी निवारक शक्ति के तहत स्थायी सुरक्षा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बातें ईरान की। तो ईरान क्या है? एक पश्चिमी एशियाई देश है। कैपिटल है यहाँ की तेहरान। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। पॉपुलेशन है 82.91 मिलियन। जीडीपी है यहाँ की 458.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन।
करेंसी है यहाँ की ईरानियन रियाल या फिर ईरानियन तोमन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PMAY की योजना के तहत 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर है क्या। तो ये योजना शुरुआत करी गई थी 25 जून 2015 से, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के जो भी गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को 31 मार्च 2022 तक तकरीबन 20 मिलियन किफ़ायती घर बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। बात करें इस योजना की तो ये योजना आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर, जो कि कौन है हमारे, ये हमारे हरदीप सिंह पुरी जी। बात करें MP की तो MP की राजधानी है भोपाल, भारत का दूसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिग्गरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? मेघालय सरकार के द्वारा किया गया है। ये मिशन है क्या? तो मेघालय सरकार के द्वारा ये मिशन पॉर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना, ये इसका मेन एम रहने वाला है, जिसके तहत 200 करोड़ रुपए के साथ इस मिशन की क्या करी गई है, शुरुआत करी गई है। और जो मेन एम रहने वाला है इस मिशन का वो है अगले 3 सालों में पोर्क उत्पादन में 150 करोड़ रुपए का जो आयात करा जाता था उस आयात को कम करना। किसके द्वारा? मेघालय सरकार के द्वारा। बात करें मेघालय की तो मेघालय की स्थापना हुई थी 20 जनवरी 1972 को। कैपिटल है मेघालय की शिलोंग। गवर्नर अभी हाल ही में यहाँ पर नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं सत्यपाल मलिक, जिन्होंने रिप्लेस किया है तथागत रॉय को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? दक्षिण सहयोग यानी कि साउथ कॉपरेशन। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तिथि है 12 सितंबर। तो दक्षिण सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जितने भी दक्षिणी देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास एवं समन्वय के लिए, आपसी समन्वय के लिए ये हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी 1978 में ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन के तहत। अभी इसमें 138 इसके क्या है, सदस्य देश हैं, दक्षिणी सदस्य देश हैं, जो कि विकासशील देश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स पॉट, इसके द्वारा निम्न में से किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करी गई है? तो फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन गेमिंग स्पोर्ट्स गेम है, ये ऐप है। तो इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किन भारतीय खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन है स्मृति मंदाना, भुवनेश्वर कुमार या फिर रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा A and B बोथ, यानी कि स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों को ही फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स स्पोर्ट ने अपना क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी कि CSCAAF स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। बात करें असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 की, ये क्या है? तो इसके जरिए जलवायु संवेदनशीलता दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए शहरों के लिए क्या किया जाएगा, एक रोड मैप जारी किया जाएगा। इस रोड मैप में 5 श्रेणियां होंगी, जिसके अंतर्गत 28 संकेतक होंगे। अब ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी होंगी? इसमें पहली जो श्रेणी होगी वह ऊर्जा एंड ग्रीन बिल्डिंग, फिर शहरी नियोजन, ग्रीन कवर और जैव विविधता, गतिशीलता और वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये 5 प्रकार की इसमें श्रेणियां रहेंगी। तो बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, तो ये हमारे हरदीप सिंह पुरी जी, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। तो इसको भारत के शहरों में क्या करा जाएगा, लागू किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड
अर्बन अफेयर्स, इसके अलावा जलवायु केंद्र, ये साथ मिलकर के शहरों के लिए स्क्रिप्ट क्या करेंगे, लागू करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा गरिमा योजना शुरू करी गई है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है, ओडिशा राज्य के द्वारा। अब ये गरिमा योजना है क्या, तो उड़ीसा के सीएम जो हैं नवीन पटनायक, उन्होंने राज्य में स्वच्छ कार्यकर्ताओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक गरिमा की सुनिश्चित करने के लिए गरिमा योजना की शुरुआत करी गई है। तो ये योजना किन के लिए है, ये है स्वच्छता जो कार्यकर्ता है उनके लिए है। इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की जो राशि है वो लागू करी गई है, जिसके अंतर्गत 114 शहरों के स्थायी निकायों में इस योजना को क्या करा जाएगा, कार्यान्वयन इसका किया जाएगा। इस योजना से लगभग 20,000 जो स्वच्छ कार्यकर्ता है उनको लाभ सीधे सीधे पहुंचाया जाएगा। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। सीएम आपको पता है, यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक की। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे यूनिसेफ के फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, आयुष्मान खुराना को। तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने भारत में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की जो अभियान है यूनिसेफ का, तो उसका भारत में इसको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें यूनिसेफ की, तो इससे पहले जो पूर्व फुटबॉलर हैं डेविड बेकम, ये यूनिसेफ के विश्व स्तर पर इस अभियान को चला रहे हैं। बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। फाउंडेशन इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में ही है। फाउंडर हैं इसके मॉरिस पेट। और अभी इसमें वर्तमान में 192 देश और टेरिटरी क्या है इसके सदस्य देश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही गृह मंत्रालय के द्वारा किस मंदिर को फॉरेन मनी रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत मंजूरी दी गई है। तो किस मंदिर को दी गई है, स्वर्ण मंदिर को दी गई है। तो गृह मंत्रालय ने स्वर्ण मंदिर के पंजीकरण की मंजूरी दे दी है, जिसे विदेशी धन अधिनियम 2010 के तहत श्री हरमिंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है। बात करें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की अगर, तो ये एक्ट क्या काम करता है, तो जो भी मंदिर या संस्था जिनको कि विदेशों से चंदा या धन प्राप्त होता है, उस धन का रेगुलेशन करना, वो धन सही हाथों में पहुंच रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसको देखना इस एक्ट का क्या है, काम है। बात करें अगर स्वर्ण मंदिर की, जिसे कि हरमिंदर साहब भी बोला जाता है, तो ये कहाँ स्थित है, ये अमृतसर में स्थित है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1589 में, जब भारत में मुगलों का शासन था। और किसने करी थी, तो गुरु रामदास ने इसकी स्थापना करी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो ये जीता है डोमिनिक थिएम ने। तो डोमिनिक थिएम ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं डोमिनिक थिएम, इन्होंने जर्मन के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इसमें हराया है। ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो ग्रैंड स्लैम से दोस्तों आपको पता होना चाहिए ग्रैंड स्लैम आखिर होता क्या है। तो एक साल के भीतर में जितने भी टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, तो उनमें से 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं, जिनमें कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी फरवरी के टाइम में। फिर होता है फ्रेंच ओपन, इसको क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ये मई के मध्य में खेला जाता है। फिर होता है विम्बलडन होता है इंग्लैंड में, इसको ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ये जून जुलाई के टाइम में होता है। और लास्ट में होता है चौथा और आखिरी यूएस ओपन, ये खेला जाता है सितंबर के अराउंड, लास्ट सितंबर में ये खेला जाता है। तो इन चारों जो मेन इवेंट होते हैं, 4 मेजर इवेंट होते हैं, इनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। इसके बाद बात अगर करें जो पुरुष युगल खिताब है, तो युगल खिताब जीता है मेट पावियोक और ब्रूनो सोरेस ने। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। ये इसमें है कि 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो किसने जीता है, नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका जो कि कहाँ की हैं, ये हैं जापान की। तो इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को इसमें हराया है।
ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है और ये अब विश्व में तीसरी रैंकिंग पर आ चुकी हैं। बात करें महिला युगल रैंकिंग की, तो महिला युगल खिताब की, तो ये खिताब जीता है लॉरा सिगेमुंड और वेरा जोआनारेवा ने। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत की पहली कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्ट फैसिलिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो कहाँ लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली की जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ पर ये भारत का पहला हवाई अड्डा परीक्षण सुविधा क्या करी गई है? लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि यात्रियों के आने से 1 घंटा पहले और उड़ने से 4-5 घंटे पहले ये परीक्षण कराया जाएगा और 4 से 6 घंटे के भीतर में इसका जो नतीजा है वो दे दिया जाएगा। लगभग 2400 रुपया प्रति हेड पर हेड इसमें क्या आएगा? खर्चा आएगा। इसके अलावा जो भी इसके लिए आवेदन करेंगे उनसे विवरण लिए जाएंगे, जैसे कि उनका नाम, संपर्क, वैध आईडी आदि इनका क्या लिया जाएगा? यहाँ पर विवरण इसमें लिया जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने टस्कनी, जो कि इटली का एक शहर है, टस्कनी इटली F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? तो किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, ग्रेट ब्रिटेन के ये निवासी हैं। इन्होंने ई सैन पियरे टस्कनी इटली में जो ये फॉर्मूला 1 रेसिंग जो है 2020 ये जीती है। ये इनकी सीजन की 6ठी जीत है और इनके करियर की 90वीं जीत है। इसके बाद बात करें तो दूसरे स्थान पर इसमें मर्सिडीज जो रेसर है वॉल्टेरी बोटास, ये इसमें सेकंड पोजीशन पर आए हैं, फिनलैंड के हैं, इनको दूसरा स्थान मिला है। और इसके बाद इसमें अलेक्जेंडर एल्बोन जो कि रेड बुल के हैं और थाईलैंड के हैं, ये इनका इसमें तीसरा स्थान आया है। तो टस्कन में इस ग्रांड प्रिक्स की जो रेसिंग हो रही है इसका पहला संस्करण है और F1 की इस साल की ये 9वीं रेसिंग है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में कितने करोड़ रुपए से अधिक की 3 पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए की 3 पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 900 करोड़। तो 900 करोड़ से अधिक की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, तो इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन परियोजनाओं का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। बात करें इन परियोजनाओं की तो ये परियोजनाएं शामिल करी गई हैं पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार जो परियोजना थी उसके अंतर्गत इन 3 पेट्रोलियम क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक है दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण, और बाकी के जो 2 हैं वो बांका में हैं। 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र इसमें शामिल करे गए हैं, जिसमें से कि जो दुर्गापुर बांका संयंत्र है इसके लिए 131.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं और पूर्वी चंपारण संयंत्र के लिए 136.4 करोड़ रुपये की लागत इसमें आई है। बात करें इसकी परियोजना की तो ये परियोजनाओं को जो लागू करेगा वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड। तो इसके द्वारा इन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर, ये है सुभाष कामत जी। तो ASCI इसके अध्यक्ष के रूप में सुभाष कामत जी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये BBH पब्लिसिस्ट वर्ल्ड वाइड इंडिया के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत थे। रिप्लेस किसको करेंगे? तो रिप्लेस करेंगे रोहित गुप्ता को, जो कि सोनी पिक्चर के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो NS राजन हैं ये ASCI के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और शशिधर सिन्हा को मानद कोषाध्यक्ष के रूप में फिर से क्या मिली है? नियुक्ति मिली है। अगर बात करें एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI की क्या है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ये गैर सरकारी निकाय है जिसका कि काम होता है क्या करना, जो भी ऐड हैं उनका जो भी विज्ञापन है उनका नियमन करना, उनका रेगुलेशन करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। स्थापना हुई थी 1985 में। हेडक्वार्टर है मुंबई इंडिया में और चेयरमैन जो अब रिप्लेस हो चुके हैं, जिनको कि रिप्लेस कर दिया है सुभाष कामत ने, तो अब चेयरमैन इसके हो जाएंगे सुभाष कामत। पहले कौन थे? रोहित गुप्ता थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मराठी भाषा की फिल्म द डिसिप्लिन को 77वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए प्रतिष्ठित
FIPRECSCI, इस पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इसके निर्देशक कौन थे, इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो वो हैं चैतन्य तम्हाने। तो इसको अवार्ड मिला गया है, अवार्ड दिया गया है वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में। बात करें FIPRESCI की, तो ये क्या है, ये है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, इसके द्वारा इसको इनाम दिया गया है। तो द डिसिप्लिन पहली भारतीय फिल्म है जिसे मीरा नायर के मानसून में शादी के बाद 20 वर्षों में यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। 2020 की टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी ये चयनित एकमात्र भारतीय फिल्म थी। बात करें वेनिस फिल्म सिटी की, तो वेनिस इटली में एक जगह है। ये जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत हुई थी कब से, 6 अगस्त 1932 से। यहाँ पर जो भी विभिन्न भाषाओं की, देश विदेश की जितनी भाषाएं होती हैं उनकी फिल्में शामिल करी जाती हैं, फिर उन्हें इनाम दिया जाता है। आर्टिस्टिक जो इसके डायरेक्टर हैं अभी हाल फिलहाल में, ये हैं अल्बर्टो बारबरा, जो कि 2011 से हैं। इसके अलावा अवार्ड भी मिल चुके हैं इसमें, गोल्डन लायन और अदर्स इसको अवार्ड मिल चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड द्वारा जारी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1970 से 2016 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है, तो कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है, 68% की कमी देखी गई है। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसका जो काम होता है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो कि लुप्तप्राय स्पीसीज हैं, उनका पता लगाना और उनके संरक्षण के लिए काम करना इसका मेन उद्देश्य होता है। तो इसके अनुसार ये बोला गया है कि पृथ्वी की जो 75% बर्फ मुक्त भूमि है, उसका जो 85% एरिया है, उस 85% एरिया में जो नुकसान हुआ है जैव विविधता का, किसके कारण, कृषि के कारण और आवासीकरण के कारण इसमें जैव विविधता क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे जो सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो यूरोप और मध्य एशिया को हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ा वन्यजीव जो जनसंख्या का नुकसान हुआ है वो लैटिन अमेरिका को हुआ है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि भारत में भी 6 पौधों की प्रजातियां इसके कारण क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। बात करें वर्ल्ड वाइल्ड फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को मॉक्स, स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर है इसका ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। सीईओ है इसके भी कार्टर रॉबर्ट्स, जो कि 2005 से इसके भी सीईओ बने हुए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें हिंदी दिवस की, तो इसकी शुरुआत 14 सितंबर से इसकी शुरुआत जो हुई थी जब 1949 में भारत के संविधान ने 14 सितंबर को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, तब से ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 343 हिंदी भाषा के बारे में बात करता है और हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तकरीबन 131 मिलियन लोग अभी हाल फिलहाल में इसको अपनी बोलचाल में यूज करते हैं। इसके अलावा एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो विश्व हिंदी दिवस है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी 10 जनवरी 2006 से। तो दुनिया भर में हिंदी की जो प्रचार है उसको बढ़ाने के लिए भारतीय दूतावास द्वारा हर साल 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। शुरुआत करी गई थी इसकी 2006 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस एशियाई देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक संस्था कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑन विमेन का सदस्य चुना गया है, तो किसे चुना गया है, ये चुना गया है भारत को। तो CSW संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या है, ये एक संगठन है, 54 सदस्यीय संगठन है जिसमें एशियाई देशों की 2 सीटें खाली थी, उसके लिए इसमें चुनाव हुए थे। इस चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे, अफगानिस्तान, भारत और चीन, जिसमें से कि अफगानिस्तान और भारत को इसकी सदस्यता मिली है। जो वोटिंग हुई थी उसमें से 39 मत मिले अफगानिस्तान को और भारत को मिले 38 मत, चीन को इसमें मिले केवल 27 मत और जो कि जरूरी मत थे 28, वो तक ये नहीं पहुंच पाया, इसलिए ये इसका सदस्य नहीं बना। तो भारत 2021 से लेकर के 2025 तक 4 वर्षों तक इसका सदस्य रहेगा।
जो मेन एम है इस संगठन का क्या है, लिंग अंतर और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित वैश्विक अंतर सरकारी एक क्या है, एक निकाय है। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और संयुक्त इसके अध्यक्ष जो हैं वो है मुनीर अकरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में? तो वो है राजेश खुल्लर। तो राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। ये 3 साल के लिए चुने गए हैं। अगस्त 2023 में ये सेवानिवृत्त होंगे यहाँ से। तो नवंबर में विश्व बैंक में ये शामिल होंगे और शामिल होने के बाद इसमें ये भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। बात करें राजेश खुल्लर की तो ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले जो वर्तमान में अभी ये हैं हरियाणा के CM जो हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके ये प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। फाउंडर थे वर्ल्ड बैंक के कौन थे, हैरी डेक्स्टर वाइट, और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल इंजीनियर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 सितंबर को भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का क्या होता है, इस दिन इनकी जयंती होती है। ये क्यों फेमस थे? तो ये फेमस थे कृष्णराज सागर बांध, जो मैसूर का कृष्णराज सागर बांध है, ये इसके मुख्य अभियंता थे और इनको आधुनिक मैसूर का जनक भी माना जाता है। इसके साथ ही साथ हैदराबाद के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के डिजाइन और विशाखापट्टनम पोर्ट कटाव के मुद्दे इसको हल करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। अपने इन्हीं कामों के लिए इन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो किस बैंक के प्रबंध निदेशक हैं? तो किस बैंक के प्रबंध निदेशक हैं? HDFC के। तो HDFC बैंक के जो MD हैं आदित्य पुरी, इनको यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये पुरस्कार इन्हें भारत में विश्व स्तरीय बैंक बनाने के उनके कौशल के लिए दिया गया। अब यूरोमनी क्या है? तो यूरोमनी एक अंग्रेजी भाषा की मासिक पुस्तिका है जो कि फाइनेंस और व्यापार इस पर सेंटर्ड है, जो यूरोमनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर PLC के प्रमुख उत्पादन के तहत काम करती है। बात करें HDFC बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 30 अगस्त 1994 को। हेडक्वार्टर है मुंबई, इंडिया में। CEO आदित्य पुरी और फाउंडर हैं इसके हसमुख भाई पारे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो वो कौन है, ये आप देख सकते हैं, ये हैं समीर कुमार खरे जी। तो इनको एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। बात करें समीर कुमार खरे की तो ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं जो कि असम कैटेगरी के थे। इसके अलावा ये इनका कार्यकाल जो होगा वो 3 साल का होगा। अभी वर्तमान में ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं और साथ ही साथ एशियाई निवेश बैंक के भारतीय निदेशक भी हैं। बात करें ADB की तो ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट है यहाँ के इसके मत्सुगु असाकावा। तो ये इनका नाम आप देख सकते हैं, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में योशिहाइड सुगा ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वह है जापान। तो योशिहाइड सुगा जो कि 71 साल के हैं, इन्होंने शपथ ली है जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में। जो इनकी पार्टी है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में चर्चा चली थी कि जो जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है, तो उनकी जगह अब योशिहाइड सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है।
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से 15 सितंबर को लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। इस बार का जो इसमें विषय है वो है कोविड-19 लोकतंत्र पर एक स्पॉटलाइट। बात करें इस दिवस की शुरुआत की तो 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए और बनाए रखने के लिए 15 सितंबर से हर साल लोकतंत्र दिवस मनाने की घोषणा करी थी। तो अब देखते हैं अपना अगला। पेटीएम ने किस क्रिकेट दिग्गज को अपनी सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। तो पेटीएम ने 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है इस ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो इसके तहत सचिन को ब्रांडिंग के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर पेटीएम ने बनाया है। 50 गेमों का इसमें बात करी गई है जो फैंटेसी गेम के साथ इसमें खेले जाएंगे। बात करें पेटीएम की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2010 को। फाउंडर हैं इसके विकास शेखर शर्मा और अक्षय खन्ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अमेजन इंक ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड की किस हस्ती को साइन किया गया है? यानी कि ये क्या करेंगे, अब अलेक्सा को अपनी आवाज़ देंगे। तो ये कौन है? तो ये हैं अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी को अलेक्सा ने इनके जो आवाज़ के राइट्स हैं वो खरीदे हैं, वो अब अलेक्सा में इनकी आवाज़ को डालेंगे। तो अलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले इसी के साथ अमिताभ बच्चन जी पहले भारतीय सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं। अगर बात करें इससे पहले और कोई सेलिब्रिटी ने आवाज़ दी है तो वो है हॉलीवुड के अभिनेता सैमुअल एल जैक्सन, जिन्होंने 2019 में अमेजन के इस प्रोडक्ट अलेक्सा के लिए अपनी आवाज़ दी थी। बात करें अमेजन की तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। संस्थापक और सीईओ कौन है? तो ये हैं जेफ बेजोस। मुख्यालय कहाँ है अमेजॉन का? तो ये वाशिंगटन डीसी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका जो एम है वो लोगों को ओजोन के प्रति जागरूक करना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किस दिन को याद करके? 1987 में जब पर्यावरण सम्मेलन हुआ था पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, उसको याद करते हुए ये डे अनाउंस करी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में। इस बार का जो थीम है ओजोन लेयर का वो है, ओजोन डे का वो है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइटन ने टाइटन पे नाम से भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी यानी कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेज को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ किया है? एसबीआई के साथ किया है। तो टाइटन पे के माध्यम से एसबीआई के जो खाता धारक हैं वो भुगतान करने के लिए संपर्क रहित पीओएस मशीनों पर अपनी टाइटन पे वॉच को टैप कर सकते हैं। ये योनो एसबीआई जो ऐप है, एसबीआई की ऑफिशियल ऐप है, उसके द्वारा संचालित होता है। इसके लिए जो आरबीआई के दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बिना पिन डाले 2000 तक के रुपये का भुगतान इसके जरिए किया जा सकता है। ये एक सुरक्षित प्रणाली विकसित करी गई है, जिसके अंतर्गत एक चिप को इम्बेड किया जाएगा स्टेप में घड़ी की, जो कि वॉच में टैप और पे फीचर को क्या करेगा? इनेबल करेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल आयुर्वेद समिट के चौथे संस्करण का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल आयुर्वेद समिट के चौथे संस्करण यानी कि ये चौथा संस्करण था इसका उद्घाटन किया है। ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2020 इसका जो आयोजन है ये 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2020 तक भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII केरल के द्वारा ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कोविड-19 के कारण थीम जो है इसकी इस बार की वो है महामारी के दौरान आयुर्वेद के उभरते अवसर। तो इस चीज़ का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। बात करें आयुर्वेद शिखर सम्मेलन की, तो आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है
वो वैश्विक बाजार में आयुर्वेद के लिए एक स्थान बनाना और प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार को वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के रूप में स्थापित करना और 2025 तक 50,000 करोड़ रुपये के उद्योग के रूप में स्टार्टअप के माध्यम से विकास सुनिश्चित करना, ये इसका एम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निजी जेट टर्मिनल का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI न्यू दिल्ली। तो IGI अब निजी जेट टर्मिनल बनाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसके अंतर्गत 57 पार्किंग बे और जो कि 8 लाख वर्ग फीट में क्या होगा, फैला होगा। इसमें लाउंज, फूड सेक्शन, 24 घंटे की कंसीयस सेवा और प्रति घंटे 50 से अधिक यात्रियों को संभाल लेना, ये इसका कैपेसिटी रहेगी। 20 सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी और एक दिन में लगभग 150 निजी जेटों को ये होल्ड कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करी गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये करी गई थी सऊदी अरेबिया की अध्यक्षता। तो G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक संयुक्त सऊदी अरब की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करी गई थी। इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो हमारे केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उसके द्वारा किया गया था। इसमें कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश आदि जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं इन पर इस पर बात करी गई थी। बात करें G20 कंट्रीज की, तो G20 की अगर बात करें तो ये G7 की तर्ज पर बनाया गया एक संगठन है 20 देशों का। 20 इसकी मेंबर कंट्रीज है, ये आप इनके नक्शे देख सकते हैं यहाँ पर। शुरुआत हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर 1999 को और अभी इसमें जो चेयरमैन है वह है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के साथ सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यानी कि SUTD ने स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 की रैंकिंग जारी करी है। तो इसमें पहला स्थान किस शहर को दिया गया है? तो किस शहर को दिया गया है? सिंगापुर शहर को दिया गया है। तो ये जो इंडेक्स है ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और इसके साथ साथ सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो 2020 की जो रैंकिंग थी इसमें सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद फिनलैंड की सिटी हेलेंस्की, इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया और ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड की सिटी है, इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत की अगर बात करें तो भारतीय शहरों में हैदराबाद को इसमें 85वां स्थान मिला है। 2019 में ये हैदराबाद 67वें स्थान पर था। नई दिल्ली इसमें 86वें स्थान पर है। इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान दिया गया है मिजोरम को। तो देश भर में खुशियों को मापने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली अखिल भारतीय खुशी रिपोर्ट जारी करी गई है, क्योंकि कोविड-19 के बाद पूरे देश में लोगों की मनस्थिति को जानने के लिए इस रिपोर्ट को जारी करना इसका उद्देश्य था। ये रिपोर्ट राजेश के पलानिया जो कि प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा 16,950 लोगों पर यह सर्वे के द्वारा बात करी गई है। इसमें एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण इस पर किया गया है, जिसमें मिजोरम जो है वो पहले स्थान पर इसमें आया है। इसके बाद इसमें आता है पंजाब दूसरे स्थान पर, उसके बाद इसमें है अंडमान और निकोबार। रिपोर्ट के अनुसार वैवाहिक स्थिति, आयु, शिक्षा और आय समग्र रूप में खुशी से संबंधित इन सब चीज़ों में जो खुशी है उसको इसमें मापा गया है। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की स्थापना हुई थी 19 फरवरी 1987 को। कैपिटल है आइजोल। गवर्नर है यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ मिनिस्टर है जोरमथांगा। बात करें यहाँ के डांस फॉर्म की, तो सर लमकाई यहाँ की डांस फॉर्म है। फेस्टिवल है यहाँ के मेन मीमकुट, पॉलकुट, चपचारकुट और क्रिसमस भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड सभी फैक्ट्स को भी हम यहाँ पर कवर तक करते हुए चले हैं। तो आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से
और भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी जरूर दबाइए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाइए। और इसी के साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।